अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज नैब केस में बड़ी अहम हेयरिंग हुई और उसमें मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मंसूर अली शाह ने उन्होंने आज एक ऐसा कोर्ट रूम में बम फाड़ा कि मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब तकरीबन रो ही दिए। मैं आपको जो सुनाऊंगा कहानी वो बहुत ही दिलचस्प है। तकरीबन उन्होंने मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब को रुला दिया। आज इतना उन्होंने चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब के साथ कि मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब ने कहा कि मुझे रिटायरमेंट से पहले एम्बेरस मत करें। ये कहने पर वो मजबूर हो गए। ये कहानी ये है कि आज समात का जब आगाज़ हुआ, नैब के जो लॉ में तरमीम की थी पिछली हुकूमत ने, जो भी रिसेंटली घर गई है PDM और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उन तरमीम को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने चैलेंज कर रखा है और उनके चैलेंज करने पर सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के तहत टेकअप करके उन तरमीम के ऊपर सुनना शुरू किया हुआ है। और ये 3 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब कर रहे हैं और उनके साथ जस्टिस एजाज़ुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। तो आज जब समात का आगाज़ हुआ तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस भी हैं, मोअज़्ज़ज़ जज हैं, बहुत काबिल जज हैं, और जस्टिस एजाज़ुल हसन के बाद उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनना है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने आगाज़ में ही समात के कहा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब से पहले भी दरख्वास्त की थी कि पहले आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जिसके तहत चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलराइज किया गया है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी बैठ के डिसाइड करेगी कि कौन से बेंचेस बनेंगे और कौन से बेंचेस में कौन से जजेस होंगे और उनके आगे कौन सा केस फिक्स होगा। तो या तो पहले उस एक्ट का जिस पर आपने स्टे दे रखा है फैसला कीजिए, या फिर फुल कोर्ट बनाइए और उसके सामने ये ऐसे आर्टिकल 184(3) वाले मुकदमात समात के लिए मुकर्रर कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये राय अभी रिसेंटली जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस था उसमें भी दी थी और आज फिर मैं ये राय इन राइटिंग भी दूंगा। इस पर चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब खामोशी से सुनते रहे। इस पर उसके बाद उन्होंने समात का आगाज़ मज़ीद आगे बढ़ाया। अभी वो आगे बढ़ने ही वाले थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो रोस्ट्रम पर आए थे लाहौर से, मखदूम अली ख़ान जो लॉयर हैं बड़े सीनियर, उनसे अभी चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब सवाल करने ही वाले थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहले पूछ लिया। उन्होंने कहा, मखदूम अली ख़ान साहब, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के होते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट को ये केस सुनना चाहिए? इस पर चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब ने, इससे पहले कि मखदूम अली ख़ान जवाब देते, उन्होंने कहा कि मखदूम अली ख़ान साहब, आप बेशक इस पर तैयारी करके आके अगली समात में जवाब दे दीजिएगा। लेकिन मखदूम अली ख़ान साहब भी मखदूम अली ख़ान साहब हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तैयारी करके आपके भी जवाब दूंगा, लेकिन क्योंकि अभी मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक सवाल किया है तो मैं फौरी एक जवाब दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी समात नहीं बनती। जो आपने पहले आपने बात कही है कि वो इस एक्ट के होते हुए या फुल कोर्ट बने या उस एक्ट का पहले फैसला किया जाए, तो मेरे ख्याल में ये समात नहीं बनती है। इस पर चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब बहुत रंजीदा हुए और उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने डायसेंट सुन लिया है और यानी कि इख्तलाफ सुन लिया जस्टिस मंसूर अली शाह का, और लेकिन फ़ैसला हमेशा अक्सरियत का ही होता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अब इस केस की 47 समातें हो चुकी हैं और मैं एक बेंच का रुकन, यानी कि उनका अपनी तरफ इशारा था, रिटायर होने वाला है। तो आप रिटायर होने वाले रुकन को एम्बेरस मत कीजिए, यानी कि शर्मिंदा मत कीजिए कि जब वो घर जा रहा हो तो आप उसको फ़ैसला मत देने दें और बेंच टूट जाए और दोबारा से समात शुरू हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ैसला देकर घर जाऊँ। यानी कि ऐसा लगा कि चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब कहते कि यार, मैंने फ़ैसला लिख के रखा हुआ, वो फ़ैसला तुम जारी नहीं करने दे रहे, इस तरह की चीज़ें कर रहे हो मेरे साथ। तो तकरीबन यहाँ तक ले आए जस्टिस मंसूर अली शाह उनको। और अब उस पर हमारे साथ हसन अयूब मौजूद हैं, बाखबर सहाफ़ी हैं। हसन, ये जो आज हुआ है कमरा अदालत में, ये क्या चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब जो जाते हुए, कोई आप भी कह रहे हैं कि वो लेगेसी की उनको अपनी फ़िक्र पड़ी हुई है, ये वो लेगेसी को जस्टिस मंसूर अली शाह ने कुछ स्नूकर लगा दिया? बिल्कुल, स्नूकर, बहुत बड़ा स्नूकर लगा गए हैं। अब देखें, बात ये है कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल हैं, उनको मालूम है कि जो वक्त है, जैसे मुट्ठी से रेत निकलती है ना, इस तरह स्लिप हो रहा है, तेज़ी से गुजर रहा है और छुट्टियां भी चल रही हैं उनके लिए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन शायद मुल्क के लिए फॉर्चुनेटली।
तो जुडिशल एक्टिविज़म जो है वो कभी भी उसको दुनिया में जो है वो उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो अभी जो इतलात आ रही हैं कि शायद या कुछ लोग उनको पोक कर रहे हैं कि अभी जाते जाते जो जुडिशल एक्टिविज़म का जो है ना एक नया राउंड जो है वो जारी किया जाए, शुरू किया जाए। तो इस हवाले से अभी डेफिनेटली उनके भी जहन में ये कोई बातें आ रही होंगी और कुछ ऐसी बातें मेरे तक भी पहुंच रही हैं कि शायद वो गालिबन कह रहे हैं जजेस को कि आप अपनी छुट्टियां छोड़ें, आप वापस इस्लामाबाद आएँ ताकि हम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है इससे मुतल्लिक इस केस को कंक्लूड करें। फिर इसके अलावा ये भी इतलात मिल रही हैं कि शायद वो कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के हवाले से, जैसे बार बार वकला कहते हैं जी कि अब क्योंकि 14 मई को इंतखाबात नहीं हुए, डिटेल जजमेंट आ चुकी है, तो रिव्यू को छोड़ें, पहले आप कंटेम्प्ट की भी साथ जो पैनल जो है ना वो प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दें। तो ये ख्वाहिश तो पीटीआई वालों की है कि ये किसी तरीके से जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट के ख़िलाफ़। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उनकी फायर वॉल थी उस वक्त की पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने देखिए कैबिनेट ने तो मंजूरी दे दी थी, आगे से पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया था कि आपने पैसे नहीं देने। जब पार्लियामेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो फिर अगर खाली जो है शहबाज शरीफ साहब या फाइनेंस मिनिस्टर साहब डार साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई इनिशिएट होती है तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये इंसाफ नहीं होगा बल्कि इंसाफ का कत्ल होगा। तो लिहाजा ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, ख्वाहिशात डेफिनेटली होंगी या कम से कम कोई जहन में ये इस किस्म की बातें डाली ज़रूर जा रही हैं पीटीआई के वकला की तरफ से और सोशल मीडिया के ऊपर भी। वैसे तो कहते हैं ना कि जजेस वगैरह जो है वो मीडिया से दूर हैं, लेकिन इनमें से कोई जज भी मीडिया से दूर नहीं है, सब मीडिया के बहुत करीब हैं, बल्कि सोशल मीडिया के भी बहुत करीब हैं। सब की बात कर रहा हूँ, एक की बात नहीं, यानी मैं इसमें एक्सक्लूड किसी एक जज को भी नहीं कर रहा। और अगर ये ख़ुद बराह रास्त इन्होंने सुना है कि फ़ेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं ना भी हों तो उसके बावजूद भी जो है ना वो उनकी फैमिलीज़ वगैरह भी हैं तो उनके पास इनपुट तो आ रही होती है। अच्छा, तो आ रही होती है बिल्कुल। अच्छा, लेकिन हसन, अगर आप बता सकें कि आप जब चीफ जस्टिस अमिताभ बंदयाल साहब घर जा रहे हैं और आपने कहा कि वो जजेस से रब्ता कर रहे हैं कि वो छुट्टियां ख़त्म करके आएँ, मतलब तो ये बात सुनने में आ रही है। हाँ, तो वो जिन जजेस से रब्ता किया जा रहा है वो क्यों नहीं छुट्टियाँ ख़त्म करके आ रहे, मतलब क्या हो गया? देखें अभी तो मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट वीक जो है ना अगर कुछ होना है तो नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे से ही काम इनिशिएट हो जाएगा और उसमें आप देख लीजिएगा अगर वो गर्मा गर्मी आ गई। अभी तक तो मैं ब्लैंक हूँ, 100% जो है ना वो ऑथेंटिक बात नहीं कर सकता। जैसे मेरे कान में एक बात पड़ी है तो मैं ये उसी तरह आपको मैं जो है ना वो आपके वीलॉग में बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं को ऑथेंटिक बात से खबर देने की यकीन से बंदा एक अथॉरिटी से बात कर रहा होता तो मैं वैसे बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बातें ज़रूर मुझ तक भी पहुँच रही हैं। और वैसे सुना है कि कोई एक जज साहब जो है वो बैरून मुल्क भी जाना चाह रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बेंच का हिस्सा भी हैं और इलेक्शन 14 मई को इंतखाबात कराने के हवाले से बेंच का हिस्सा भी हैं और उनको हम ख्याल जज भी कहा जाता है। तो उनके बारे में सुनने में आ रहा है कि शायद उन्होंने भी बैरून मुल्क जाना है। तो अब देखते हैं कि वो जा रहे हैं नहीं जा रहे, ये क्या सिचुएशन है। अब जस्टिस एजाजुल हसन की बात कर रहे हैं कि वो शायद चाइना या कहीं जा रहे हैं। जी, मेरे ख्याल के मुताबिक उन्हीं से मुतल्लिक कोई बात सुन रहे हैं, वो चाइना के जाने के हवाले से उनकी कोई बात है। तो अगर वो जा रहे हैं तो फिर तो जो मुट्ठी में से जिस तरह रेत निकलती है इस तरह जो है ना वो वक्त भी उनके हाथ से निकल गया, इसका मतलब है। वैसे चाइना के हवाले से आपके पास तक बात पहुंची हुई है? हाँ, मैंने भी कुछ सुना है कि वो शायद जा रहे हैं चाइना। हाँ, चाइना के हवाले से मैंने भी ये बात सुनी हुई थी। जी। अच्छा हसन, एक चीज़ बताइएगा कि ये अब काबीना तो आ गई, अब मुझे ये बताइए कि क्या इस काबीना में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है, ये यही 18 रुकनी काबीना रहेगी, 18-19 रुकनी जितनी भी है? काफ़ी बड़ी काबीना है यार, अब और मज़ीद क्या इजाफा करना है इसमें? करेंगे तो कोई ज़रूरत होगी तो फिर कर दें। अभी तो जैसे 2-2 3-3 महकमे तो हैं, यानी अगर आपने लोगों को अकोमोडेट खाली करना है फिर तो आप डेफिनेटली काबीना को एक्सपेंड कर दें। लेकिन जिस तरह SAPMs हैं वो कुमरात वगैरह नहीं ले रहे, वो पुराना वाला ही सेटअप चल रहा है। जो SAPMs हैं उनके पास कोई जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं उनके वो नहीं है। तो फिर अगर आपने शामिल ही करनी है तो SAPMs शामिल करें। एडवाइज़र्स को तो फिर भी आपको जो है ना वो जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगे, फील्ड मिनिस्टर्स को भी मिलेंगे। तो फिर आपने अगर एक्सपेंड करनी है तो SAPM करें ताकि कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ ना पड़े। लेकिन देखो टीम तो वैसे काबिल लोगों की है, वो टीम काबिल लोगों की है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, आपका इख्तलाफ है आई डोंट नो सरफराज भुट्टी के हवाले से, आपको पता है उसके ऊपर अपने ऊपर कितनी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुई हैं जिसमें माइंस वाला फटी हैं, उसकी गाड़ी नीचे से तबाह हुई है, खुद बचत हुई है। मैं किसी सूरत में भी उन पर होने वाले असैसिनेशन अटेम्प्ट्स को तो कभी भी नहीं पता कितनी कहूँगा कि वो ठीक हुई हैं। बिल्कुल गलत हुआ है, बुरा हुआ है, लेकिन कोई उन्होंने भी अच्छे उनके भी करतूत नहीं है। सॉरी टू से। कितनी अटेम्प्ट्स हुई हैं गैस करें ना, जितनी भी हुई हो यार। जी एक मिनट, एक बात है हसन भाई,
अगर मुझ पर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई हो तो क्या ये मुझे गंदे काम करने को जस्टिफाई कर देती है? गंदे से मिसाल जो भी मैं आप समझ जाइए, बता देना। जो कुछ वो करते रहे हैं, जो वो जिस अंदाज में बंदे मरवाए हैं यार, वो शफीक मेंगल, ये क्या गैंग है सारा यार। सॉरी टू से, मैं इसके ऊपर ज़्यादा लंबे आर्गूमेंट में नहीं जाना चाहता। शफीक मेंगल के हवाले से मैं आपको इतना बता दूं, शफीक मेंगल का जो इमेज है इस वक्त सब लोगों के ऊपर, वो 100% गलत है। शफीक मेंगल से एक मुलाकात ज़रूरी है। आपको मैं कह रहा हूँ मिल लें, आप कहते हैं कि मैं मिले बगैर ही बेहतर हूँ। मैं सच्ची बात है, मैं हसन को करना पड़ेगा। मैं हसन भाई से तो मिले, मैंने हसन भाई को कहा मैं दहशतगर्दों से नहीं मिलता होता, नो वे ना। वो हाँ, हज़ारा के कत्ल के उसके ऊपर इल्ज़ाम है यार, हामिद मीर साहब पर हमले का उसके ऊपर इल्ज़ाम है। उसके अलावा जो सारे जो बलोच कौम परस्त हैं उनकी तरफ से उसके ऊपर इल्ज़ाम है यार। इतना उसका किरदार से दूर दूर तक कोई इशू नहीं है जी। मैं बिल्कुल गारंटी से बता रहा हूँ, मेरे हामिद मीर साहब मेरे भाई हैं बड़े। हामिद मीर भाई से मेरा एक बड़ा इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। अगर आई वुड बी द लास्ट गाय ऑन द प्लानट कि अगर मेरे इल्म में हो के और शफीक मेंगल ने ही असैसिनेशन अटेम्प्ट कराई हुई हो और फिर मैं शफीक मेंगल की हमायत कर रहा हूँ, भाई मेरे साथ वो बैठते खाते पीते हैं हामिद मीर साहब, मेरे साथ उनका वो बड़े भाइयों वाला रिश्ता है। मैं उनकी बेहद इज्जत और एहतराम करता हूँ, ठीक है। मेरा शफीक मेंगल के वालिद से भी ताल्लुक है, आई नो, लेकिन मेरे शफीक मेंगल के भाई से भी ताल्लुक है जो कि सरकारी मुलाजिम है इस वक्त। तो बात यह है कि मैं फैमिली को जानता हूँ। शफीक मेंगल का वो तालिबान लुक मत देखें, वो एचसोनियन भी है और उसकी अंग्रेजी जो है ना वो मुझसे और आपसे लाख दर्जे बेहतर है, बिल्कुल बेहतर होगी, पढ़ा लिखा सुलझा है, दीन इस्लाम का बड़ा जो है वो कारबंद है। लेकिन बहरहाल हम अभी हम वापस खबरों पे आ जाते हैं अपनी बहस से निकल। तो हसन भाई, ये सदर आरिफ अलवी ने वैसे तो 9 सितंबर को उनकी मुद्दत कंप्लीट हो रही है, उसके बाद ओहदा जारी रखेंगे। उनका दिल नहीं लगेगा ऐवान सदर में, पता नहीं क्यों मुझे ये फीलिंग आती है उनका दिल नहीं लगेगा। वो कहेंगे कि बस ठीक है जी, जितना जो टेन्योर था मैंने गुजार लिया अपने जो है तरीके से, अपने तरीके से। तो अभी देखें ना, कल सारी जो काबीना थी वो सारे तो वो थे जो कि इमरान खान के मुखालिफ थे। यानी अब और आपका सो इख्तलाफ होगा मुर्जा सुलंगी साहब से, लेकिन मुर्जा सुलंगी साहब के बारे में कई लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। लेकिन जब उनके वफाकी वज़ीर के जो वो हलफ था उसके बाद वो दस्तखत किए होंगे प्रेसिडेंट ने, तो देखा होगा कि यार ये मेरे अजीम कायद इमरान खान के बारे में क्या खूबसूरत अल्फाज अदा करते हैं, ठीक है। मुर्तज़ा भाई से, वैसे मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, मुर्तज़ा भाई से मेरा उनके डिसीजन पर इख्तलाफ है, कभी ना जाने, बाकी उनसे कोई इख्तलाफ नहीं। आई रियली रिस्पेक्ट हिम, मेरा उनसे आपको पता है एक प्यार का रिश्ता है। तो बड़े अच्छे आदमी हैं मुर्जा सुलंगी साहब भी। अच्छा, मुर्जा सुलंगी साहब को नहीं पता था वज़ीर बनने मुझे बहुत देर के एकदम पूछ रहे हैं, कह रहे हैं परसों की बात है, कल वो था ना, हाँ डे बिफोर यस्टरडे की बात है। तो मुझे कहते हैं यार ये नौजवान ये बताएं कि काबीना में कौन कौन आ रहा है। तो मैंने जो नाम बताए, अहमद इरफान अस्तन साहब का मैंने नाम बताया, मैंने कहा जी ये एक नाम जो नहीं आ रहा है, एहसन मोहन का नाम आ रहा है, बोनत साहब आउट हो चुके हैं, तो ये आ चुके हैं, मेरी खबर है। सरफराज बुगटी का मैं बता चुका कि मैंने कहा सरफराज बुगटी आ रहे हैं। जिल लिबास जिलानी साहब का बताया, तो कहते हैं यार ये भी चेक करो कि फ़ाइनेंस के ऊपर कौन आ रहा है। तो फाइनेंस के हवाले से भी हम बातचीत कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा जी मैं चेक करके बता दूँ, मैंने बाकी मेरे पास कंफर्मेशन नहीं, मैं कंफर्मेशन लेता हूँ। तो वो हुआ तो जनाब नेक्स्ट डे पता लगा जनाब कि वो खुद हो गए। तो इसके हवाले से इतलात यही है कि पहले सलीम साफ़ी साहब से भी रब्ता हुआ था कि आप वज़ीर इत्तलात आ जाएँ, तो उन्होंने माज़रत की। जो उनके अलावा सैयद तलत हुसैन साहब हैं, उनसे भी रब्ता हुआ था, उनको भी पेशकश हुई थी कि आप वज़ीर इत्तलात आएँ, उन्होंने भी माज़रत की। तो सैयद मोहम्मद अली साहब जो हैं उनको कंसिडर ज़रूर किया गया था, बड़ा सीरियसली कंसिडर हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर डिसाइड यही हुआ कि उनको ड्रॉप किया जाए, क्योंकि शायद वो पीटीआई के जो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं और जो उनकी जो बदतमीज़ी करने वाली ब्रिगेड है उसका वो मुकाबला नहीं कर सकना था उन्होंने। तो ये कीपिंग इन माइंड मेरे ख्याल से शायद इसको हटाकर तो उनकी जगह मुर्जा सुलंगी साहब को ऐड किया गया। अच्छा, लेकिन हसन भाई आप कह रहे हैं कि उनका दिल नहीं लगना सदर आरिफ अलवी का काबीना उधर सदर ऐवान सदर में, तो मुझे ये बताइए फिर तो वो सादिक संजरानी उनकी जगह पे चीफ वो बनेंगे सदर? जी, कायम मकाम सदर तो सादिक संजरानी बनेंगे टिल जो है वो मार्च तक का टाइम होगा, क्योंकि मार्च में फिर सेनेट इलेक्शन आ जाएंगी और फिर सेनेट हाउस भी कंप्लीट नहीं होगा, उसमें से भी सेनेटर से कट हो जाएंगे। मैं इस खबर की तरफ भी आपके आऊँगा, आप इस पर भी खबर मुझे दीजिएगा। लेकिन सादिक संजरानी और काकड़ तो दो मुख्तलिफ लॉबीज़ हैं जी। तो वज़ीर-ए-आज़म जो बुरी हैं उनका राइवल अगर ऐवान सदर में सादिक संजरानी पहुंच जाएगा तो क्या ये एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप चला पाएंगे? देखें, बात ये है कि काकड़ साहब को उनका सदर बनना अच्छा लगे ना लगे, वो ऐसे आइनी ओहदे पर मौजूद हैं कि अगर सदर आरिफ अलवी ने काम करने से माजरत की तो फिर कोई जो है और तरीक़ाकार नहीं है कि सादिक संजरानी साहब कायम मकाम सदर ना बने।
तो उनको बनना पड़ेगा और उनको जो है उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। काकड़ साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो सादिक संजरानी साहब को अवॉइड कर सकें, अगर जो है आरिफ अलवी साहब इस्तीफ़ा दे देते हैं तो फिर जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी तो इतलात भी कुछ ऐसी हैं और उनके आपस में कहीं उन्होंने अपना माइंड भी शायद जो है वो कहीं एक्सप्रेस किया हुआ है कि जब मेरी मुद्दत पूरी होगी तो उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो बात ये है कि अब मार्च तक जो है वो सेनेट इंतखाबात जो हैं वो लाजमी होने हैं, और क्योंकि उसके बाद फिर सादिक संजरानी साहब भी चेयरमैन सेनेट नहीं रहेंगे, तो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी सेनेट के इलेक्शन के बाद होना है। तो इससे पहले इंतखाबात होने हैं फरवरी में या मार्च में, और ये अब मस्ट है। ये गैर यकीनी जो फैला रहे हैं और जो ये एरिया को ब्लर करना चाह रहे हैं, देखिए माज़रत के साथ इलेक्शन क्यों नहीं होंगे, और इलेक्शन ना करा के क्या असर होगा? कि ये जो स्पेकुलेशन चल रही है कि इलेक्शन फरवरी मार्च से भी आगे जाएंगे, इसके बारे में आपकी क्या खबर है? ये क्या यार नहीं हो सकता, असर नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें मैनेजेबल होती हैं, एस्टैब्लिशमेंट मैनेज कर सकती है, कुछ चीज़ें एस्टैब्लिशमेंट भी मैनेज नहीं कर सकती। तो इंतखाबात को फरवरी मार्च से आगे लेके जाना एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में भी नहीं है, अगर चाहे भी ना तो नहीं कर सकती। तो बात ऐसी है कि इस मुल्क ने चलना है इंशाल्लाह। और कौन से फैक्टर्स हैं जिन से आगे नहीं जाएंगे इलेक्शन? देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज आपकी नेशनल असम्बली है, उसको उसके वजूद में होना लाजमी है। और फिर सेनेट इलेक्शन के लिए आगे आपका जो सूबाई असम्बली है और नेशनल असम्बली उसका इलेक्टोरल कॉलेज है। तो ये मस्ट हैं। देखिए या तो मार्च में वो सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, या तो आइन नहीं है, LFO टाइप की चीज़ कोई आ जाती है कि भई आपने जो है वो मुल्क को डंग टपाऊ प्रोग्राम से चलाना है, फिर तो आप कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा ही मुमकिन है जब इमरजेंसी हो या मुल्क में मार्शल हो। जब आपने मुल्क में मार्शल नहीं रखना तो फिर और ऑप्शन कोई नहीं है, फिर आपने इंतखाबात की तरफ जाना ही पड़ेगा। वो ज़िया-उल-हक की मिसाल देते हैं तो ज़िया-उल-हक वर्दी में था, मुशर्रफ साहब की मिसाल देते हैं तो वो वर्दी में थे और वो मतलब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। तो उसके अलावा कोई सलूशन नहीं है, इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है। ये वैसे जो है ना वो ब्लर करना चाह रहे हैं और PTI को एक किस्म का जो है ना वो देना चाह रहे हैं। अब कह तो रहे हैं PTI वाले के इलेक्शन कराएं, लेकिन इलेक्शन भी हो जाएंगे तो जो उनको नतीजा आएगा क्या वो मानेंगे? जो नतीजा आएगा क्या वो मानेंगे? नतीजा तो उन्होंने 2018 के अलावा आज तक कोई नहीं बनाना है जिसमें वो खुद जीते थे। उन्होंने मानना भी नहीं है। अभी वो कह रहे हैं कि वो बड़ा डट के जेल काट रहा है, वो मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहा उसके, बात ही नहीं करता, खामोश हुआ है। कहते हैं जी वो ब्रेक नहीं हो सकता, वो ब्रेक नहीं हो सकता। मेरे ख्याल के मुताबिक तो वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा, मतलब मैं नहीं कह रहा ब्रेक हो गए हैं, मैं कह रहा हूँ बट ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ सैड। तो डाउनर उनका चल रहा है, एक बंदा डाउन जा रहा है ना, डाउन होता जा रहा है। एक दिन में फ़र्क नहीं पड़ा। अभी दिन कितने गुजरे हैं? अभी तो 2 हफ्ते नहीं गुजरे, तो 2 महीने के बाद मैं पूछूंगा कि सिचुएशन क्या है। 2 महीने खान साहब अंदर होंगे? 2 महीने क्या, साल अंदर है, 8 महीने साल अंदर है। हसन अयूब खबर दे रहे हैं कि इमरान साहब 8 माह से 1 साल जेल में हैं। अभी कितनी गिरफ्तारियां, कितने के मुकदमात हैं? अच्छा मेरी बात सुने, मतलब इलेक्शन के वक्त इमरान खान बाहर नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल बाहर नहीं होंगे। आप मुझे बताएं कि आप जज हैं असद साहब, जब आपने किसी को बेल देनी है आप क्या पूछेंगे उससे कि भाई चलो ये मामला तो अपनी जगह है, इसका वैसे ओवरऑल चाल चलन कैसा है, क्या इसके ऊपर कोई और FIR मुकदमा तो नहीं है? खान साहब की एडमिटेड पोजीशन है, मेरे पर ऊपर पौने 200 मुकदमे हैं। ऐसे बंदे को कौन बेल देता है? चलें लाडले हो गए जी, बेल मिल भी गई उस मुकदमे में तो दूसरे में गिरफ्तारी पड़ जाएगी, दूसरे में बेल मिल गई तो तीसरे में गिरफ्तारी पड़ जाएगी, तीसरे में मिल गई। आज ख्वाजा हारिस साहब क्यों नहीं आए? क्यों बहाना मार दिया? वो आमिर फारूक साहब पर बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जनाब वो तबीयत ख़राब होगी और वो जो है समाज से उन्होंने जो है वो भागे हैं। तो जनाब आपके वकील नैब वाले से नहीं भागे केस से अब, कि वो चाहते नहीं है फैसला हो, क्योंकि अगर ये इनकी दरख्वास्तें मंजूर हो जाती हैं तो फिर खान साहब की 3 महीने की गिरफ्तारी है नैब की खाली अलकादर वाले में। और वो आपको पता है ना शहबाज साहब भी 8-8 महीने अंदर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, 7 साल अंदर रहे हैं, तो फिर इनके ऊपर भी शाहिद खान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल, सारे तमाम लोग, ख्वाजा आसिफ, सब लोग, मरीम नवाज, नवाज शरीफ, तो जो हमजा शहबाज दरखास्त दे चुके हैं, दरखास्त देने के बाद अब इतनी हेयरिंग हो चुकी है, अब तो दरखास्त वापस भी ले सकते। फरियाल तालपुर, आसिफ जरदारी सब भी माशाल्लाह इमरान खान साहब के दौर में अंदर रहे हैं, सब अंदर रहे हैं। तो अब इनकी बारी है तो दरखास्त ले लें वापस। ठीक है, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट का डिफेंड नहीं करते जी, ठीक है जी आप इनकी दरखास्त मंजूर कर ले, वो इनकी दरखास्त मंजूर करवा लें तो फिर समझ आएगी चेयरमैन PTI को। और ये देखो वक्त की कैसी स्पिन है। जब इन्होंने दरखास्त दायर की थी तो उस टाइम क्या सिचुएशन थी कि यार नैब तरामीम जो है, पहली अमेंडमेंट जो सेकंड अमेंडमेंट्स आई हैं, ये ख़त्म होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर एक्चुअली वो ख़त्म ना हो और दरखास्त मंजूर हो जाए तो फंसेगा कौन? इमरान खान साहब को। अच्छा मुझे बताइए आखिर में हसन भाई, ये इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ये भी दरखास्त लेके पहुंच गए हैं कि मुझे मज़ीद मुकदमात में गिरफ़्तार ना किया जाए जिनमें ज़मानतें मनसूख हो गई हैं, ये सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करेगी? करना तो नहीं चाहिए, पर इतने कहाँ चिट्टा भी हो जाता है इस मुल्क में। कहते हैं कहाँ चिट्टा है,
तो वो कां चिट्टा कर दें यानी कवे को सफ़ेद कर दें ना, मतलब कवा कां कवा और सफ़ेद यानी चिट्टा। तो अगर कां चिट्टा है तो वजन चिट्टा है। वो कहते हैं ना कि वो एक राय साहब थे ना, तो वो रोज़े नहीं रखते थे, बड़ा किस्सा है। तो उनसे ये सच्चा वाक़या बता रहा हूँ। तो उनसे पूछा जी कि आप रोज़ा क्यों नहीं रखते ना, तो उस टीचर थे बैरिया यूनिवर्सिटी बैरिया कॉलेज में। उसने कहा सर रहने दो। उन्होंने कहा नहीं बताएं ना राय साहब रोज़ा क्यों नहीं रखते। वो राय साहब बोले जी सर जी मैं कहूँगा तो फिर आप बुरा मना जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं आप बताएं। अब उसने वो खड़ा हुआ क्लास में, कॉलेज का लड़का है, कहता है सर जी रोज़े आए फर्जी रखन सारे नाई मोची तय दर्जी, राजिया ने क्या राजिया ने अपनी मर्जी। तो राजिया ने क्या है राजिया ने अपनी मर्जी। अच्छा, आखिर में आखिरी वन लाइनर अगर आप बता सकें, इलेक्शन किस महीने में और किस हफ्ते में हो सकेंगे उस महीने के? फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, फरवरी में, मार्च से पहले कर देंगे इलेक्शन। मार्च से पहले, मैंने- मिड ऑफ मैंने- फरवरी मैंने में। ट्वीट किया था मार्च का, हाँ। लेकिन मिड ऑफ फरवरी मिड से पहले ही कर देंगे मेरे ख्याल मिड से। से पहले कर हो सकता है अगर बहुत फास्ट ट्रैक करें तो देखो दिसंबर 14 दिसंबर उन्होंने कहा है, हाँ। तो 14 दिसंबर के बाद 54 दिन का आप निकाल लें आगे, तो इस टाइम के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक, बहुत ठीक है, बहुत thank you। शुक्रिया हसन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हसन आए हुए थे, आपने खबरें सुनी और हम आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।